हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सीताराम यादव। राजनीति विज्ञान का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है उच्च न्यायालय, उसका वीडियो लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कक्षा 10th में राजनीति विज्ञान का ये अंतिम वीडियो लेक्चर है जिसका नाम है उच्च न्यायालय। जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी जो राज्य सरकार है, उस राज्य सरकार का जो पूरा का पूरा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का तीसरा स्टेज जो है वो हम उच्च न्यायालय को काउंट करते हैं। वैसे जो उच्च न्यायालय है, जैसे हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, हमने पहले पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकल संगठित न्यायपालिका है। कहने का मतलब राज्यों का कोई राज्यों की अलग से न्यायपालिका नहीं होगी। लेकिन चूंकि एक राज्य के कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में जो भी मामले आते हैं वो एक उच्च न्यायालय देखता है, इसलिए हम उच्च न्यायालय को हम राज्य सरकार के साथ पढ़ते हैं। एक बार फिर से आप ध्यान रखना कि उच्च न्यायालय का मतलब ये राज्य सरकार का नहीं है, ठीक है। ये वही है, अधीनस्थ न्यायालय है किसका? सर्वोच्च न्यायालय का, इसलिए ये सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहकर ही काम करता है। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, पूरा इसका क्या संगठन है, इसकी जो स्वतंत्रता है उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, या संविधान में ऐसे क्या क्या प्रोविजन है जिससे हम इसकी स्वतंत्रता को सिद्ध करते हैं या इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, और उसके बाद इसके अधिकार क्षेत्र और कार्य क्या क्या हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम भारत की जो न्यायपालिका है वो पिरामिडी आधार पर है, ठीक है। यहाँ पर आएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। यहाँ पर आएगा उच्च न्यायालय, ये आ गया जिला न्यायालय, और ये आ गया अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, ये 4 प्रकार के न्यायालय होते हैं। ये ध्यान रखना, इसको इस पिरामिडी व्यवस्था में ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। पिरामिडी व्यवस्था में ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये इनकी संख्या नीचे ज़्यादा है, ठीक है। इनसे कम है ये, इनसे कम है ये, इनसे बिल्कुल कम है ये, तो एक ही है, ठीक है। ये तो कितना है? ये तो एक ही है। अपना सर्वोच्च न्यायालय कितना है? एक ही है, जिसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। समझ में आ गया? तो ये एक ही है, तो ऐसे हम इसको छोटे रूप में ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये इसका अधीनस्थ हो गया, ठीक है। इसका अधीनस्थ ये हो गया, इसका अधीनस्थ ये हो गया, और इसका अधीनस्थ ये हो गया। तो इस प्रकार भारत में जो न्यायपालिका की संरचना वो एकल संगठित है। समझ में आ गया? एकल संगठित नहीं, एक दूसरे से प्रशासनिक आधार पर जो है वो इनका कार्य, जो कामकाज है वो तय होता है। इनका प्रशासन ये संभालता है, इनका प्रशासन ये संभालता है, इनका प्रशासन ये संभालने का काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार भारत में राज्यों के लिए पृथक न्यायपालिका की ऐसी कोई प्रोविजन या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन एक राज्य के अधिकार क्षेत्र में जो मामले आते हैं उनको यही देखता है कि भारत में या तो एक राज्य का में एक उच्च न्यायालय होगा या 2 राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। ये कार्य के आधार पर तय होता है, उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर एक होगा, अकेले का होगा, और जनसंख्या कम है तो वहाँ पर 2-3 को मिलाकर, जैसे छोटे अपने पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें 2-3 को मिलाकर एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। तो इस प्रकार अब भारत में जो संगठन है उच्च न्यायालय का, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। नंबर 1, उच्च न्यायालय का संगठन, ठीक है। संगठन का मतलब यहाँ कितने न्यायाधीश होंगे, ठीक है, उनका नियुक्ति किस प्रकार किया जाता है, और उन जो न्यायाधीश हैं उनको किस प्रकार शपथ दिलाई जाती है, उनको कैसे हटाया जा सकता है, ये जो सारा प्रोविजन है वो इस संगठन में ही आता है। तो संगठन में क्या आएगा? अनुच्छेद 216। कौन सा हो गया? अनुच्छेद 216 के अनुसार क्या हो गया? उच्च न्यायालय है, उसमें अनुसार उच्च न्यायालय
एक वही मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक तो क्या हो गया मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। अब अन्य न्यायाधीशों की संख्या जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा या जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर की जाती है, ऐसे लिख लो। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं जिनकी नियुक्ति और संख्या दोनों, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर की जाती है। ठीक है, अब ये संख्या कैसे तय होगी? हमने अभी देखा था कि उच्च न्यायालय के राज्यों में होगा जिनमें संख्या ज़्यादा होगी या जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। तो ये मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होता है, ये तो स्थायी है, लेकिन ये जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इनकी जो संख्या है, ठीक है, वो काय से तय होती है? जनसंख्या से। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा मुकदमे आएंगे, जितनी ज़्यादा मामला होगा और जितना ही उच्च न्यायालय के ऊपर क्या होगा, कार्यभार ज़्यादा होगा। तो उस कार्यभार को मेंटेन करने के लिए, उस कार्यभार को व्यवस्थित करने के लिए और न्यायिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जो अन्य न्यायाधीश हैं इनकी जो संख्या है वो जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अब नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी साहब? ठीक है, ये तो उच्च न्यायालय हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब नियुक्ति, काहे की नियुक्ति होगी? वही काहे की? न्यायाधीशों की नियुक्ति। पूरा लिखते हैं हम। न्यायाधीशों की नियुक्ति हमने अभी देखा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा कौन कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश करेगा, देगा, प्लस है कॉलेजियम मुख्य न्यायाधीश, प्लस मैंने यहाँ लिखा कॉलेजियम, प्लस उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श द्वारा की जाती है। ठीक है, कौन कौन करेगा? नियुक्ति तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। परामर्श कौन देगा? मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, प्लस कॉलेजियम, प्लस उस राज्य का राज्यपाल। इन तीनों लोगों से परामर्श करने के बाद कौन करेगा इनकी नियुक्ति? जो है राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। समझ में आ गया? तो पहले संगठन हो गया। संगठन का मतलब एक उच्च न्यायालय किनसे मिलकर बना होगा? एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। तो ये तो हो गया एक संगठन हो गया भाई, ये होगा मुख्य न्यायाधीश, ठीक, सॉरी ये होगा उच्च न्यायालय, राइट है। तो हम कैसा करेंगे? हम इसको ऐसा समझते हैं कि साहब ये हो गया एक उच्च न्यायालय, समझ में आ गई? ये हो गया उच्च न्यायालय, एक प्रोविजन हो गया कि साहब ये ऐसा उच्च न्यायालय होगा। तो संगठन में होता है ये एक ऐसा ढांचा हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल साहब, या हो सकता है संविधान में, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ऐसे हो सकता है या ऐसे। मैं इसको एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे संविधान में एक प्रोविजन हो गया कि ऐसा एक उच्च न्यायालय होगा, राइट है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? इनमें इसका संगठन हो गया। क्या हो गया संगठन? कि ये उच्च न्यायालय, इसमें एक तो हिसाब ये मुख्य न्यायाधीश और ये ऐसा मान के चलो ये 10 एक अन्य न्यायाधीश हो गए, ठीक है। तो अब नक्शा हमारे सामने आ रहा है।
अब सेकंड पार्ट हमने क्या देखा, ये इनकी नियुक्ति कैसी होगी, समझ में आ गया। अब हमारे सामने आ गया कि ये एक तो ये है और ये और हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये 8, समझ में आ गया। तो ये एक तो ये हो गया मेन हो गया और बाकी 8 ही होंगे, तो संख्या हो गई फिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। होता क्या है कि जैसे कोई विज्ञप्ति निकलती है कोई नौकरियों की, तो पहले विज्ञप्ति निकाली जाती है कि कितने लोग होंगे, 400 लोगों की क्या होगी, भर्ती होगी, ठीक है। 400 लोगों की तो पहले संख्या तय होगी, समझ में आ गया। पहले संख्या तय होगी कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। अब भर्ती हो गया तो वो संख्या हो गई, ये इतनी संख्या हो गई। फिर क्या होगा, इनकी नियुक्ति, तो भर्ती में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कौन करेगा, तो इनकी एक परीक्षा लगेगी, समझ में आ गए। अब परीक्षा में ये पास हो गए तो यहाँ आ जाएंगे साहब, समझ में आ गई। अब परीक्षा कौन दे सकता है, परीक्षा लगी तो पास होगा, वो क्या होता है गाइडलाइन देते कि साहब ये 400 लोगों की भर्ती होगी, इतनी तारीख को परीक्षा होगी। इस परीक्षा में कितने लोग बैठते हैं पता नहीं है, लेकिन 400 लोगों को भर्ती किया जाएगा। तो यहाँ भी एक फॉर एग्जांपल परीक्षा होगी कि ये 8 और 1 इन 9 लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा। किस माध्यम से, वो जो भी परीक्षा है, जो प्रक्रिया है वो ये तय करता है। इधर जैसे आरपीएससी कर रहा है, एसएससी कर रहा है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो गया। अब उस भर्ती के लिए योग्यता क्या होगी, परीक्षा में कौन कौन बैठेगा, पहले क्या भरा जाएगा, फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। और फॉर्म के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। इनके पास क्या होना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स, योग्यता होनी चाहिए। तो सेम उसी प्रकार है न्यायाधीशों के लिए क्या होगी, न्यायाधीशों की योग्यता, इनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए साहब, ठीक है। भर्ती के लिए संख्या हो गई, भर्ती की किस माध्यम से होगी, परीक्षा के माध्यम से होगी, उसके लिए फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म के लिए कुछ योग्यता, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो योग्यता के लिए क्या क्या चाहिए हमें, पहले तो वो क्या हो, भारत का नागरिक हो, नंबर 1, भारत का नागरिक क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद को धारण किए हो, ठीक है, या ये या। नंबर 3, 10 वर्षों तक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता, अधिवक्ता को हम क्या कहते हैं, वकील रह चुका हो। क्या होगा, सबसे पहले ये तो फिक्स है, क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी दूसरी योग्यता है या तो वो 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर होना चाहिए, कोई भी न्यायिक पद धारण किया हुआ होना चाहिए, राष्ट्रपति की नज़र में वो कानून का ज्ञाता होना चाहिए, ठीक है। या अगर ये योग्यता पूरी नहीं कर रहा है तो यहाँ हम या लिख रहे हैं, या का मतलब क्या हुआ, वो 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में हो सकता है, वो अधिवक्ता या वकील रह चुका हो, 10 वर्ष तक उसको वकालत का क्या हो, अनुभव हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वकालत का अनुभव होना चाहिए। तो अगर ये क्राइटेरिया दोनों में से कोई एक भी कर रहा है, ये कर रहा है या फिर ये कर रहा है, तो वो ये पद धारण, न्यायाधीश का पद धारण करने का योग्य माना जाता है। तो मैंने कहा था संख्या हो गई, ठीक है, संगठन हो गया, उसके बाद संख्या हो, सॉरी नियुक्ति का आधार हो गया, जिसमें मैंने अभी एग्जाम दिया था, तो नियुक्ति का आधार हो गया। अब नियुक्ति के लिए क्या हो गई, योग्यता हो गई। अब योग्यता को पूरी करी तो वो क्या बन गया, न्यायाधीश बन गया, जज बन गया, राइट है। जज बनने के बाद उसको हटाया भी जा सकता है, सॉरी इसका कार्यकाल भी होगा, ठीक है, क्या होगा, उसका कार्यकाल होगा। तो कार्यकाल भाई कितने समय तक इसको रखा जा सकता है, तो कार्यकाल में क्या क्या लिखेंगे, नंबर 1, 62 वर्ष तक पद धारण करता
है। 62 वर्ष की उम्र तक, 62 वर्ष तक नहीं, 62 वर्ष तक की आयु तक पद धारण करता है। मतलब क्या हुआ कि जब उस न्यायाधीश की उम्र 62 वर्ष हो जाती है तो वो अपने आप रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है। यहाँ ध्यान रखना, ये हम पढ़ रहे हैं उच्च न्यायालय। अगर यहाँ सर्वोच्च न्यायालय होता तो ये 62 की जगह कितना होता, 65 वर्ष, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसको बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए कि वो उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज रह चुका हो। तो जब कोई आदमी उच्च न्यायालय में रहेगा और वो सेवानिवृत्त होगी, उम्र उसकी 62 साल, ठीक है, तो यहाँ से वो सेवानिवृत्त होकर कहाँ जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। तो 62 वर्ष तक की आयु तक वो अपना पद धारण करता है। अब चाहे वो 61 साल की उम्र में लगा हो या फिर 52 साल की उम्र में लगा हो, जब तक उसकी कुल आयु 62 साल हो जाएगी तब तक वो अपने पद को धारण करता है, ठीक है। हमारे एक तो ये हो गया। नंबर 2, या तो यहां तक पद धारण करेगा या वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। राष्ट्रपति, क्योंकि नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, तो किसको उसको संबोधित करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। और नंबर 3 प्रक्रिया, उसको वो कैसे अपना पद हट सकता है, महाभियोग। महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ये 3 ऐसी प्रक्रिया है कि वो अपना पद छोड़ सकता है। 62 वर्ष खत्म होते ही छोड़ना पड़ेगा, या खुद राष्ट्रपति को संबोधित करके मतलब खुद भी अपना त्यागपत्र इस्तीफा दे सकता है, या महाभियोग द्वारा। महाभियोग संविधान का उल्लंघन या कदाचार की स्थिति में संसद में लाया जाता है। बहुत जटिल प्रक्रिया आपको बताई थी मैंने, राइट है। तो 3 प्रकार से किसी भी न्यायाधीश का हम कार्यकाल को क्या करते हैं, तय करते हैं। समझ में आ गया। हटाने की प्रक्रिया हो गई, पहले संगठन हो गया, फिर नियुक्ति हो गया, फिर योग्यता हो गया, और फिर कार्यकाल और उसको हटाने की प्रक्रिया, मतलब कब तक खुद रह सकता है या उसको हटाया जा सकता है। ये इस प्रकार हम जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका टोटल ये संगठन है वो पढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा सबको, फटाफट उतार लो। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और ये 6 नंबर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 6 नंबर में से। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो लेवल आएगा इसका वो भी 6 नंबर का है, और एक नेक्स्ट लेवल और आएगा वो भी 6 नंबर का है। तो अगर हमने उच्च न्यायालय को ढंग से पढ़ लिया नहीं, तीनों लेवल, पहला हमने संगठन पढ़ा, दूसरा इसकी जो स्वतंत्रता है उसको कैसे सुनिश्चित किया जाता है वो पढ़ेंगे, और तीसरा क्या पढ़ेंगे, इसका क्षेत्राधिकार और शक्तियां। तो हमने अभी पहला पढ़ा है, ये फर्स्ट, समझ में आ गया, ये फर्स्ट पढ़ा है अभी, जो कि कितने अंक का है, 6 अंक का है। अगर हमने ये तीनों लेवल पढ़ लिए तो इन तीनों में से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जिसमें से एक प्रकार का क्वेश्चन ये है उच्च न्यायालय का संगठन, ठीक है। हम दूसरे लेवल पर चलते हैं, फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया, दूसरे लेवल पर चलते हैं, और वो लेवल क्या है, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता हेतु संविधान में से कौन कौन से प्रावधान है जिसके आधार पर उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाता है, ताकि वो भय मुक्त और किसी भी संस्था के नियंत्रण से मुक्त होकर कार्य करे सकती है। तो अब हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड क्या है, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता हेतु संविधान में प्रावधान।
समझ में आ गया। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता हेतु संविधान में से क्या क्या प्रावधान किए गए हैं जिससे उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित होती है। वो किसी भी निकाय है, चाहे वो विधायक है चाहे कार्यपालिका है, उसके अधीन होकर कार्य नहीं करती है। उससे पहले ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है जो कि इसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं ताकि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर फैसले कर सके, संविधान की रक्षा और व्यक्तिगत जो अधिकार हैं उनकी रक्षा ये कर सकती है। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पढ़ेंगे हम, नियुक्ति हेतु विशेष प्रक्रिया। हम यहाँ किसकी नियुक्ति पढ़ेंगे, नियुक्ति किसकी पढ़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना किसकी नियुक्ति है, न्यायाधीशों। ये मैंने आपको समझाया था आपको कि न्यायपालिका मतलब हम सीधा सीधा न्यायाधीश को पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 2 है निश्चित कार्यकाल। किसका निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों का। ठीक है, किसका कार्यकाल निश्चित है, न्यायाधीशों का। ठीक है, समझ में आ रहा है। नंबर 3 है न्यायाधीशों के कार्यों की चर्चा, न्यायाधीशों के कार्यों की चर्चा नहीं की जा सकती है। ठीक है, नंबर 4 अवकाश प्राप्ति के पश्चात वकालत पर प्रतिबंध। अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। और नंबर 5 कार्यपालिका से पृथकता। समझ में आ गया। ये 5 प्रकार के टॉपिक ऐसे हैं जो उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। उच्च न्यायालय स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम करते हैं इनकी चर्चा। पहला हम पढ़ेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु विशेष प्रक्रिया। मैंने आपको अभी बताया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, मुख्य न्यायाधीश प्लस मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ प्लस है अपना राज्यपाल। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हो गया, राज्यपाल हो गया, प्लस है वही कॉलेजियम के परामर्श। ये तीनों लोग परामर्श देंगे और उस व्यक्ति को क्या बनाता है, ये न्यायाधीश बनाता है। समझ में आ गया। तो इसमें जो प्रक्रिया है वो विशिष्ट प्रक्रिया। कहने का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ये जो नियुक्ति है, ठीक है, ये जो इस नियुक्ति की बात करते हैं, ये नियुक्ति है वो किस आधार पर की जाती है, न्यायिक योग्यता के आधार पर। कि किसी व्यक्ति को, हमने क्या पढ़ा था, योग्यता में पढ़ा था कि भारत का नागरिक हो या 10 साल तक वो किसी न्यायिक पद पर हो या 10 साल तक वो वकील ले चुका हो, तो उसको कानून का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, कानून का अनुभव होना चाहिए, ना कि किसी जो पार्टी है, पार्टी के प्रति जो निष्ठा है वो कहीं काम नहीं आती। ठीक है, कहीं भी काम नहीं आती। कि साहब अभी जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी की सरकार है, तो कोई आदमी बीजेपी का पक्का समर्थक है, बीजेपी का सहयोगी है या बीजेपी का सदस्य है, तो बीजेपी ने क्या किया, उसको पकड़ के क्या बना दिया साहब, न्यायाधीश बना दिया। ठीक है, उसको क्या दे दिया, उसको उपहार दे दिया कि चल भाई तू न्यायाधीश बन, तू अच्छा काम कर रहा है मेरे लिए, या अच्छे वोट दिला रहा है, या ठीक है और बहुत सारे संगठन को फायदा ला रहा है। तो यहाँ पर
क्या काम आ रहा है, पार्टी के प्रति निष्ठा काम नहीं आ रही है, उसको वो उस प्रकार की योग्यता होना जरूरी है, तभी जाकर वो एक न्यायाधीश बनेगा। ठीक है, तो एक विशिष्ट प्रक्रिया के आधार पर उनको न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर ना कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप होता है, ना ही विधायिका का कोई हस्तक्षेप होता है। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे विधायिका और कार्यपालिका से दोनों प्रकार से पृथक होता है, उसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। और इनको हटाने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हटाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, महाभियोग लगाना पड़ता है। और महाभियोग कहाँ आएगा, संसद में आएगा। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में पृथक पृथक 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। और 2/3 बहुमत पृथक पृथक, क्योंकि हर पार्टी को किसी न किसी सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो, उसको दोनों सदनों में 2/3 बहुमत प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब संसद के लगभग सभी सदस्य चाहेंगे, तब जाकर उस व्यक्ति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और वह भी विशिष्ट प्रक्रिया से संबंधित न्यायाधीश है जिसके ऊपर में अभियोग आ रहा है, उसको अपना जो पक्ष है वो पेश करने की आज़ादी होती है। ऐसा नहीं कि साहब संसद बोलने बोला हटाओ इसको, ये काम नहीं कर रहा है, हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए नियुक्ति में एक विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाया जाता है। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि इनका कार्यकाल क्या है, निश्चित है। कब तक पद धारण करते हैं, 62 वर्ष तक की आयु। ठीक है, अपना पद धारण करते हैं। कहने का मतलब किसी व्यक्ति का कार्यकाल निश्चित है तो वो स्वतंत्र होकर काम करता है। जैसे बहुत बार होता है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कि अगर खासतौर पर बेचारे पुलिस वालों को ऐसा धौंस दी जाती नेताओं द्वारा या संबंधित बड़े अधिकारियों द्वारा कि ये ऐसा करेगा तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। कहने का मतलब उनका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है। यहाँ पर इनका कार्यकाल निश्चित है कि 62 वर्ष तक की आयु तक वो अपना पद धारण करेगा, उसे कोई नहीं हटा सकता, इसलिए वो निष्पक्ष होकर काम करता है। और हटाने के लिए जैसे मैंने कहा महाभियोग आसान प्रक्रिया नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष फैसला कर सकता है जो न्यायाधीश है, क्योंकि उसको हटने का डर नहीं है, उसको अपनी नौकरी छीनने का डर नहीं होता है, इसलिए वो दबाव और नियंत्रण मुक्त रहकर काम करता है। कहीं भी इनकी चर्चा, कार्यों की चर्चा नहीं की जा सकती है। ठीक है, इनकी कार्यों की चर्चा कहीं भी नहीं की जा सकती है। अगर उसके व्यक्तिगत चर्चा करनी है तो कहाँ जाएगा, महाभियोग जाना है। ठीक है, और अगर फैसले से संतुष्ट नहीं है तो ऊपरी न्यायालय, वो कहाँ जा सकता है व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ये ध्यान रखना, फैसले से कोई आदमी संतुष्ट नहीं है तो उस व्यक्ति की न्यायाधीश की आलोचना नहीं कर सकता, वो कहाँ जा सकता है, ऊपरी न्यायालय जा सकता है। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति के काम की चर्चा, व्यक्तिगत चर्चा करनी है, ठीक है, उसके कृत्यों की चर्चा करनी है, उसके आचरण की चर्चा करनी है, तो केवल कहाँ हो सकती है, संसद में महाभियोग से, अदरवाइज ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है, ठीक है, तो उसको क्या माना जाता है, अगर ऐसा कोई करता है, ठीक है, करता हुआ पाया गया तो उसको कहते हैं न्यायालय की अवमानना, जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, और उस व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। समझ में आ गया, उस व्यक्ति संबंधित व्यक्ति को सजा दी जा सकती है अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है। इसलिए व्यक्ति अपने फैसलों के लिए स्वतंत्र है और व्यक्तिगत आचरण स्वतंत्र है, उसे किसी प्रकार कोई आक्षेप नहीं लगाया जा सकता है कि फलां व्यक्ति ने ऐसा फैसला सुनाया और मेरा तो कैरियर बर्बाद कर दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, ऐसा फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहीं के नहीं किया जा सकता है। तो मेरे आचरण की चर्चा नहीं की जा सकती, मेरे फैसलों के ऊपर जो कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, तो सीधी सी बात है मैं वही स्वतंत्र होकर फैसले करूँगा, स्वतंत्र होकर न्याय करने का काम करूँगा। चौथा काम है अवकाश प्राप्ति के पश्चात वो व्यक्ति वकालत नहीं कर सकता। ऐसा फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, ठीक है, क्या है, न्यायाधीश है, और कब तक पद धारण करता है, 62 वर्ष तक की। 62 वर्ष पूरी हो गया, पद से हट गया, सॉरी अपना रिटायर हो गया जिसको हम कहेंगे, अगर वो ऐसा हो गया तो वो क्या कर सकता है, फ्री होकर फिर न्याय वो अपना वकालत कर सकता है, वकील बन सकता है। किस कोर्ट में, ठीक है, ये उच्च न्यायालय है। समझ में आ गया। इसमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा, जज ही होगा, न्यायाधीश होगा, और इससे छोटा कौन होगा, वकील होगा। ठीक है,
होगा क्या, अब जैसे ये हो गया रिटायर, ठीक है, और ये बन गया जज फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ गया, ये रिटायर होकर ये क्या बन गया, वकील बन गया, समझ में आया। तो अब जिस जज से छोटा पद है वकील, समझ में आ गया, जिस जज से छोटा पद है वकील और इसके पास ज्ञान या योग्यता क्या है, ज्यादा है। अब ये जज बन गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि इससे ज्यादा इसके पास योग्यता आ गई, इसका तो नॉलेज धीरे धीरे और इम्प्रूव होगा क्योंकि समय बढ़ रहा है, इसलिए ये इसको वकील नहीं बनने का अधिकार है, क्योंकि फिर वो किनके समक्ष वकालत करेगा, अपने से कम ज्ञान या अपने जो अधीनस्थ व्यक्ति रह चुके हैं उनके समक्ष वकालत करेगा, ठीक है। दूसरी बात, उसको जो न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उनका पूरा ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, इसलिए उनको ऐसे काम करने की छूट नहीं होती है, ठीक है। और नंबर 5वां जो टॉपिक है वो क्या है, कार्यपालिका से पृथकता। ये अपने वेतन हो गया, भत्ते हो गया, ठीक है, या अन्य जो अलाउंस होते हैं, ठीक है, इनको पैसा जो है वो संचित निधि से मिलता है। कहने का मतलब कोई भी सरकार, कार्यपालिका ये नहीं कह सकती कि ऐसा नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा का मतलब यहाँ तनख्वाह नहीं मिलेगी, साहब पैसा तो मेरे से लेने आएगा, ऐसा करेगा तो फिर वो उसके अधीन रहकर काम करेगा। इसलिए वो कार्यपालिका से नियुक्ति में भी इनको शामिल नहीं किया जाता है और विधायिका के ऊपर भी इसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो इस प्रकार ये 5 जो टॉपिक हैं, नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रक्रिया है, उसमें योग्यता काम आती है, कार्यकाल निश्चित है, 65 वर्ष तक की आयु तक अपना पद धारण करता है, उसको नहीं उठा सकते, उनके कामों की कहीं चर्चा नहीं की जा सकती है। अगर आचरण की चर्चा की जानी तो महाभियोग संसद है और फैसले संतुष्ट नहीं है तो ऊपरी न्यायालय में जा सकते हैं। वो अवकाश प्राप्ति का मतलब क्या हुआ, रिटायर होने के बाद इनको वकालत करने का अधिकार नहीं होता है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, पृथक होते हैं और विधायिका या कार्यपालिका के अधीन नहीं होते हैं। तो ये अपना सेकंड जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, जो अपना उच्च न्यायालय है उसका संगठन हो गया और स्वतंत्रता होगी। अब पढ़ेंगे इसका क्षेत्राधिकार, जिसको हम कहते हैं शक्तियाँ। बहुत आसान है, अगर आपने सर्वोच्च न्यायालय याद कर लिया तो उच्च न्यायालय का जो शक्तियाँ हैं वो अपने आप ही याद हो जाती है। हम उसको सबसे बड़ा मानते हैं, ठीक है, सबसे ऊपरी जो न्यायालय है वो मानते हैं, लेकिन कमोबेश जो शक्तियाँ हैं वो लगभग दोनों की बराबर है। कोई खूब या जिसको हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अंतर इनमें नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 जो टॉपिक है, क्या पढ़ेंगे, क्षेत्राधिकार। पूरा लिखते हैं, उच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं तो उच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार की ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, ऐसी कौन कौन शक्तियां हैं जिनको ये इस्तेमाल करता है, जिनको ये प्रयोग करता है। तो यही 6 प्रकार की जो शक्तियां हैं जिनका ये इस्तेमाल करता है। नंबर 1, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। हमने सर्वोच्च न्यायालय में भी ये पढ़ा था, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, या मूल क्षेत्राधिकार। नंबर 2, अपीलीय क्षेत्राधिकार। दूसरा कौन सा हो गया, अपीलीय क्षेत्राधिकार। नंबर 3 हो गया प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। अब आप यहाँ प्रशासनिक शक्तियाँ भी लिख सकते हैं, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार जो है वो लिख सकते हैं। नंबर 4, न्यायिक पुनर्विलोकन, या जिनको हम न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं।
इसको न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से भी जानते हैं या न्यायिक पुनर्विलोकन के नाम से भी जानते हैं। नंबर 5 अभिलेख न्यायालय। नंबर 5 क्या होगा? अभिलेख न्यायालय। और नंबर 6 होगा रिट संबंधी या जो अपने मूल अधिकार से संबंधी, जिनको हम क्या कहते हैं? याचिका अधिकारिता या रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। तो मैं सीधा लिखता हूँ रिट संबंधी शक्तियां या क्षेत्राधिकार। ठीक है, ये इस प्रकार की जो 6 शक्तियां हैं जिनका प्रयोग या इस्तेमाल जो है वो उच्च न्यायालय करता है। अब इनको एक एक पढ़ते हैं। इनमें क्या क्या है? मूल या प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है, ये ऐसे क्षेत्राधिकार है वो मूल या प्रारंभिक, जिनको हम क्या उनको कहते हैं, जो केवल किसके पास होता है? ये जो मूल या प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है वो केवल ओनली नन अदर देन, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, ये हम इसको ऐसा कहते हैं। एको अहम, केवल ये एक अहम, मतलब मेरे पास ही है। ये सर्वोच्च न्यायालय है, सॉरी उच्च न्यायालय है, जो केवल इसी के पास ये शक्तियां है। अब वो कौन कौन शक्तियां हैं जो केवल इसी के पास है? समझ में आ गया? अगर हम रिट अधिकारिता में पढ़ेंगे ना, जो रिट संबंधी क्षेत्राधिकार ही, ये दोनों का होता है। कौन का? उच्च न्यायालय का और सर्वोच्च न्यायालय का। ये जिस व्यक्ति की जो शक्तियां हैं, जिसका हनन हो रहा है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कहाँ जाता है। समझ में आ गया? तो ये कौन कौन से मामले हैं? सबसे पहला मामला है विवाह का। विवाह जो नियमों के ऊपर अगर कोई भी मतभेद हो, अगर विवाह का मामला जो है विधि या नियम है वो मामला हो, या विवाह विच्छेद, विवाह विच्छेद जिनको हम क्या कहते हैं? तलाक। ठीक है, या कंपनी कानून, कंपनी जो संबंधी जो तय कानून है वो हम उसकी बात करते हैं। ये इस प्रकार के जो क्षेत्राधिकार हैं, या उसके अलावा हाँ वसीयत, स्टाम्प बनाए जाते हैं ना, वसीयत, वो भी इसके ऊपर आता है। हम इसमें मौलिक अधिकार भी ले सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार हम इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो हम निर्भर करता है याचिकाकर्ता के ऊपर कि वो कहाँ जा रहा है, उच्च न्यायालय जाना चाहता है या सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहता है। तो ये ऐसे नियम है जिनकी सुनवाई केवल उच्च न्यायालय में होगी। ठीक है, तलाक हो गया, विवाह की जो विधि है, नियम है, वो मामले हो, या कंपनी कानून हो, या वसीयत हो, ये ऐसे मामले हैं जिनकी सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय में ही और केवल उच्च न्यायालय में ही हो सकती है। दूसरे जो मामले हैं अपीली, जिसमें हम 3 प्रकार की जो अपील हैं उनकी बात करते हैं। एक है सिविल अपील। ठीक है, सिविल अपील या अपीली जिनको हम कहते हैं। दूसरा हो गया आपराधिक। ठीक है, और नंबर 3 कौन सी हो गई? आपराधिक हो गया, सिविल हो गया, नंबर 3 हो गया संवैधानिक अपील। ये 3 प्रकार की जो अपीली, अब अपीली क्षेत्राधिकार, ये सीधा सीधा से मान लो कि अपने अधीनस्थ, ऐसे याद रख लो, अपने अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ की गई अपील की सुनवाई करता है। समझ में आ रहा है? अब इससे अधीनस्थ, अब इससे अपने अधीनस्थ, इससे अधीनस्थ न्यायालय कौन हो गए? ठीक है, इससे अधीनस्थ न्यायालय कौन हो गए? क्या कहेंगे उनको हम? जिला न्यायालय। क्या हो गए? जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय के फैसलों के खिलाफ जो भी अपील होती है, ठीक है, वो कहाँ जाएगी? उच्च न्यायालय में। कितने प्रकार की? सिविल, जिनको हम कहते हैं नागरिक अधिकारिता वाले। ठीक है, या नागरिक जो अपील है व्यक्तियों की सीधी। आपराधिक अपील, तो आपराधिक मामले हो, फौजदारी जो मामले हैं उनकी, या संवैधानिक, मतलब क्या हुआ कि किसी जो मामला है, किसी मामले में क्या हो? संविधान की व्याख्या,
ठीक है, संविधान की व्याख्या का विषय हो। अगर किसी भी मामले में संविधान की व्याख्या या संविधान की जो मूल जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या का कोई भी मामला हो, या संवैधानिक जो जितने भी मामले मुकदमे आते हैं उनकी जो अपील है इसकी सुनवाई ये करेगा। ठीक है, प्रशासनिक। अभी जब मैंने आपको पिरामिडीय सिद्धांत जो पढ़कर बताया, हमने पढ़ा था या हमने इसको समझा था, तो उसमें देखा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि ये जिला न्यायालय है और ये उच्च न्यायालय हो गया, तो इनके सारे मामलों के प्रशासन कौन देखता है? ये तो क्या क्या करता है, ठीक है, इनमें क्या क्या करता है, इनका जो प्रशासनिक व्यवस्था है को देखता है। ठीक है, किनकी? अधीनस्थ न्यायालयों की। कौन इसके अधीनस्थ कौन हो गए? जिला न्यायालय। ठीक है, जिला न्यायालयों के जो प्रशासनिक मामले होते हैं उनकी जो देखरेख है वो ये करने का काम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्यप्रणाली। ठीक है, इनकी जो अधीनस्थ या जिला न्यायालयों की जो कार्यप्रणाली है उसको ये देखरेख करता है। या जो जिला न्यायालय है उनमें जो मुकदमे हैं उनको ट्रांसफर कर सकता है, या इनके जो जज हैं उनके ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार पूरा का पूरा अब इनके अधीनस्थ न्यायालय जिनको हम जिला न्यायालय कहते हैं, उन अधीनस्थ न्यायालयों के प्रशासन के को संभालने का काम करता है। अब उनकी जो कार्यप्रणाली हो, मुकदमों का ट्रांसफर करना हो, जजों का ट्रांसफर करना हो, ये सारा कामकाज ये करता है। नंबर 4 पढ़ेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या हो गया कि केंद्रीय या राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक करार देकर लागू होने से रोक सकता है। अगर राज्य विधायिका या केंद्रीय विधायिका कोई भी ऐसा मामला हो जो संविधान के खिलाफ, ऐसा कोई भी कानून हो, ठीक है, जो संविधान के खिलाफ हो, तो उसको लागू होने से रोक सकता है। इसको कहते हैं हम न्यायिक पुनरावलोकन। इसको हम पुनरावलोकन कहेंगे। ठीक है, मतलब लोकन कहेंगे, मतलब इसको क्या कहेंगे? पुनः संधि विच्छेद करो तो अवलोकन, और पुनः का मतलब क्या हो गया? दोबारा, और प्लस से अवलोकन का मतलब क्या होता है? जांच। तो ये जांच करता है किसकी? दोबारा जो कानून किसने बनाए? केंद्रीय विधायिका, संसद या राज्यों की विधानसभाओं ने कोई कानून बनाए, उनकी दोबारा जांच करता है, और जांच करने में अगर उसको पाया जाता है कि ये कानून संविधान के खिलाफ है तो क्या कर सकता है? उसको लागू होने से रोक सकता है। तो इस प्रकार इसके पास महत्वपूर्ण शक्ति होती है न्यायिक पुनरावलोकन की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि इसके जो फैसले हैं कानून की तरह अधीनस्थ न्यायालयों में, ठीक है, इसके फैसले कानून की तरह मान्य होते हैं। ठीक है, इसके जो फैसले हैं वो कानून की तरह मान्य होते हैं, और इनके फैसलों को कोई नहीं नकार सकता। ठीक है, फैसलों को मानना ही पड़ता है, ऐसा लिख लो आप। ठीक है, या इनकार, मानने से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए अभिलेख न्यायालय होते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय भी होता है, उच्च न्यायालय भी होता है। अभिलेख न्यायालय का सीधा सा मतलब ये हो गया कि इनके जो फैसले हैं वो कानून की तरह, इनके जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनमें कानून की तरह होते हैं, उनकी बाकायदा क्या बोलते हैं, जिरह या दलील में कहा जाता है कि सम्माननीय उच्च न्यायालय के संबंधित उस फला फला दिन के, ठीक है, फैसले के अनुसार ऐसा उसमें ऐसा फैसला हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, तो उस मर्डर में जो न्यायालय ने फैसला दिया था, अगर सेम का सेम सिचुएशन कोई बाद में 10-20 साल बाद में मुकदमा आता है तो संबंधित फैसले को
कानून की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि उसमें संबंधित उच्च न्यायालय ने उसमें ऐसा फैसला, इसे प्रकार के मामले में ऐसा फैसला दिया था, तो वो कानून की तरह मान्य होता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों को। और रिट संबंधी क्षेत्राधिकार 5 प्रकार के अधिकार, प्रसार, परमादेश, बंदी प्रतिष्ठित, इस प्रकार के 5 प्रकार के जो रिटें हैं वो जारी करता है। कब जारी करता है? जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अब ये दोनों के पास होते हैं, उच्च न्यायालय के पास भी अधिकार होता है और सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार होता है। ये संबंधित व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन हुआ है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कहाँ जाना चाहता है। तो इस प्रकार ये तीसरा जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। और ये इस प्रकार हमारी राजनीति विज्ञान के जो तीनों लेसन्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर के आते हैं और 20 नंबर में आप 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 3 को आप 6 कर लो, डबल कर लो, ठीक है, क्योंकि इसका अथवा भी आता है। 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बड़े आते हैं, एक 7 नंबर का आएगा, 6 13, और एक 4 नंबर का आएगा 17 नंबर। 3 बड़े क्वेश्चन हो गए और 3 को डबल करो 6, तो 3 लेसन अपने तैयार होते हैं। तो अपने आप ही अपने 6 बड़े लेसन क्वेश्चन बड़े तैयार हो जाते हैं और आसानी से हम परसेंटेज बनाने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट जो अपना सब्जेक्ट है, पार्ट है बुक का, उसको लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।